Welcome to all of you. Today we are going to discuss concepts of determinants. हम लोग डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी को पढ़ चुके हैं और उस पे बेस्ड क्वेश्चन भी पढ़ चुके हैं। आज हम लोगों को एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट या कॉन्सेप्ट्स ऑफ डिटर्मिनेंट कुछ एडिशनल टॉपिक्स हैं, उनको भी समझ लेना है, जिसमें आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल आता है, क्रैमर्स रूल आता है। ये हमारे डिटर्मिनेंट के एप्लीकेशंस के टॉपिक हैं कि किस तरीके से इनमें डिटर्मिनेंट का यूज होता है। तो सभी लोग समझते जाइए, आज हम लोग कॉन्सेप्ट समझते जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहला कॉन्सेप्ट है अपना एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट। देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट। ये अपना पहला टॉपिक। किस तरीके से हम लोग डिटर्मिनेंट का यूज करके एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं। हम लोगों ने 10th तक में एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का एक फॉर्मूला पढ़ा था, जिसको सभी को पता है, 1/2। इसको 23, 31, 12 बोलते हैं। 23, 31 और 12, 23, 31 और 12, इस रूल को बोलते हैं 23, 31, 12 रूल। अगर हमें कभी भी कोऑर्डिनेट्स दिए जाते थे तो हम लोग इस तरीके से फॉर्मूला लगा लेते थे 9, 10 तक के लेवल में। ये फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ के रखा है, y2 माइनस y3, y3 माइनस y1, y1 माइनस y2, x1, x2 और x3 हमारा एज लिखा है। अब डिटर्मिनेंट के लिए क्या होगा, जब कभी भी हमको सपोज अगर हमारे पास 3 पॉइंट्स दिए हैं, P पहला पॉइंट है x1, y1, Q दूसरा पॉइंट है x2, y2 और R तीसरा पॉइंट है हमारा x3, y3। अगर ये 3 पॉइंट्स हमको दिए हैं, जिनको कोऑर्डिनेट कहते हैं, अगर इनसे बनने वाले ट्रायंगल्स का एरिया चाहिए हमको, तो ये वाला फॉर्मूला तो हम लोग लगा लेते थे 9, 10 तक। लेकिन अब हमको डिटर्मिनेंट के यूज पे वाले फॉर्मूले को बनाना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करना। देखिएगा कैसे फॉर्मूला होता है। डेल्टा इज इक्वल्स टू, एरिया को हमेशा इसी से रिप्रेजेंट करते हैं। आपको पता है यहाँ पर x है, y है, x है, y है, x है, y। याद रखिए, शुरुआत में हमेशा 1, 1, 1 होता है। पहला वाला कॉलम आप 1, 1, 1 कर दीजिए, फिर उसके बाद x1, y1 पहले वाले कोऑर्डिनेट को रख लीजिए, मतलब पहले वाले कोऑर्डिनेट को रख लीजिए, फिर दूसरे वाले कोऑर्डिनेट x2, y2 को रख लीजिए, फिर तीसरे वाले कोऑर्डिनेट x3, y3 को रख लीजिए और यहाँ पर 1/2 लगा लीजिए। 1/2 आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको पता है 1/2 यहाँ पर भी होता है फॉर्मूले में, और एरिया ऑफ ट्रायंगल के एक बेसिक फॉर्मूला होता है हाफ बेस इनटू हाइट, वहां पर भी 1/2 होता है। तो 1/2, 1, 1, 1 हर जगह रख लीजिए पहले वाले कॉलम में। यहाँ पर x1, y1, x2, y2, x3, y3, ये आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया। और हमेशा याद रखिए, जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल का, आपको पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल उसकी यूनिट होगी। आपको पता है कि किसी भी चीज का एरिया हो, उसकी यूनिट हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर ऐसे होता है। तो अगर हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा, उसकी यूनिट होती है सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, ऐसे करके चलता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट्स दिए हैं। जब पॉइंट्स दिए हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल की यूनिट, आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो यूनिट लिखते समय बिल्कुल भी गलती मत करिएगा। आपको फाइनल आंसर में लिखना है स्क्वायर यूनिट, ऐसे स्क्वायर यूनिट आपको लिख लेना है। हिंदी में स्क्वायर यूनिट को कहते हैं वर्ग इकाई, इस तरीके से। एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात सभी को समझ आ गई। हमारे पास 3 पॉइंट्स दिए होंगे P, Q, R। हम इसको फिगर के माध्यम से भी समझ सकते हैं ऐसे, P, Q, R। P पहला पॉइंट है, Q दूसरा पॉइंट है, R तीसरा पॉइंट है। और हमारे पास कोऑर्डिनेट्स दिए हैं। कोऑर्डिनेट्स आपको पता है, सपोज P की वैल्यू आपने लेट कर ली x1, y1, Q की वैल्यू आपने लेट कर ली x2, y2 और R की वैल्यू आपने लेट कर ली x3, y3। तो आपके पास एरिया ऑफ ट्रायंगल इस तरीके से निकल आता है। इतनी चीज में किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बेसिकली हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं, और यहाँ पर फॉर्मूले आप याद रखिए बस कि एरिया ऑफ ट्रायंगल को आपको ऐसे सॉल्व करके ले आना। इसी के बाद इसी में एडिशनल आता है नंबर 2, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम,
समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। पैरेललोग्राम को कहते हैं समांतर चतुर्भुज। जब भी आपको समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बारे में बात करनी है तो आपको पता है कि कोई भी अगर पैरेललोग्राम होता है तो आपको पता है पैरेललोग्राम का फिगर कुछ ऐसे बनता है, इस तरीके से। अगर पैरेललोग्राम में हम एक डायगोनल ड्रॉ कर दें, डायगोनल का मतलब है एक विकर्ण अगर ड्रॉ कर दें, ए बी सी डी, ये हमारा एक पैरेललोग्राम। इस पूरे पैरेललोग्राम का अगर एरिया बोलेगा, आपको पता है कि पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है उसको दो बराबर एरिया वाले ट्रायंगल्स में बांट देता है। ये देखिए, अगर इसको आप हाइड कर ले पहले वाले ट्रायंगल को तो दूसरा वाला ट्रायंगल दिखेगा, अगर दूसरा ट्रायंगल को हाइड कर ले तो पहला वाला ट्रायंगल हमको दिखेगा। पैरेललोग्राम का डायगोनल ट्रायंगल को दो इक्वल पार्ट में बांट देता है, इक्वल एरिया वाले पार्ट्स में बांट देता है। इसका मतलब जो इसका एरिया होगा वही इसका एरिया होगा। अगर दोनों को आप ऐड कर दो तो आप पैरेललोग्राम के एरिया को आप ऐसे दिखाएंगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ऐसे लिख देते हैं हम लोग पैरेललोग्राम। सीधे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम लिखा हुआ है तो आप इसको ऐसे लिख लेंगे, पैरेललोग्राम का एरिया। पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, बस 1/2 हट जाएगा, बाकी फॉर्मूला आपका सेम यही रहेगा, x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3। ये 1/2 क्यों हट गया, 1/2 इसलिए हट गया क्योंकि दो आधे आधे इससे मिल करके पूरा एक हिस्सा बना देते हैं। आपको पता है अगर आपके पास 1/2 है 1/2 है, दोनों 1/2 वाले पार्ट्स को आप ऐड कर दीजिए तो फाइनलाइज आपके पास 1 बन जाएगा। देखिए ये 1/2 वाला पार्ट है, ये 1/2 वाला पार्ट है, क्यों, क्योंकि पूरा पैरेललोग्राम है एक हिस्सा, टोटल है 1 पार्ट। जब आपने डायगोनल ड्रॉ कर दिया तो वो 1/2 पार्ट हो गया, तो जब दोनों टुकड़े आपस में मिल गए जाकर के तो पूरा हिस्सा बन गया और यहाँ पर से 1/2 हट गया। देख लीजिए, किसी कोई दिक्कत तो पूछ लीजिए। यहाँ पर x1 y1 x2 y2 x3 y3 क्या होगा, किसी भी ट्रायंगल, जैसे यहाँ पर देखिए पैरेललोग्राम में आपको पता है पैरेललोग्राम में 4 वर्टेक्स होंगे a b c d, तो 4 ना देकर के अगर आपको एक, जैसे यहाँ पर d की वैल्यू पता है, सपोज ये दिया है x1 y1 और इसकी वैल्यू पता है आपको x2 y2 और इसकी वैल्यू आपको पता है x3 y3, आपसे पूछ कहेगा कि पूरे पैरेललोग्राम का एरिया आप बता दो, तो कहानी वही है, इस वाले ट्रायंगल का एरिया जो होगा वही इस वाले ट्रायंगल का एरिया होगा, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो पूरा हिस्सा बन जाएगा 1 हट गया, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आप ऐसे फाइंड आउट कर लेंगे। देख लीजिए, पहला कॉन्सेप्ट था, किसी कोई दिक्कत तो जल्दी से पूछ लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आई होप किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, सभी बहुत इजी टॉपिक्स हैं। अभी केवल आप कॉन्सेप्ट को समझिए, फिर क्वेश्चन जब हम लोग चलाएंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। इसके बाद इसी का अगला टॉपिक है कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी। थर्ड पॉइंट, कंडीशन ऑफ कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब क्या होता है, कोलिनियर का मतलब होता है whenever 3 points या whenever given points are in a straight line then these points are known as collinear points, तो उनको कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। जब कभी किसी भी लाइन पर ही पॉइंट्स रखे जाते हैं तो उनको कोलिनियर बोल देते हैं, मतलब एक ही लाइन पर है। देखिए तो यहाँ पर आप समझिए, कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी ऑफ गिवन पॉइंट्स, एक कोलिनियर का मतलब होता है एक बिंदु या एक समतलीय, है ना, ऐसे बोल देते हैं इसको, एक समतलीय कोलिनियर मतलब एक ही रेखा पर है, एक रेखीय इसको कह सकते हैं, हिंदी वाले ऐसे समझ लेंगे, एक रेखीय कह देते हैं इसको। मेरी बात समझिए, अगर कभी भी पॉइंट्स, कभी भी गिवन पॉइंट्स हमारे एक लाइन पर हैं, सपोज हमारे पास 3 पॉइंट्स दिए, ये तीनों पॉइंट एक लाइन पर हैं, ये, तो इन 3 पॉइंट्स को फॉर्म करके कभी भी कोई ट्रायंगल नहीं बन सकता। देखिए ये पहला पॉइंट है P, ये दूसरा पॉइंट है Q, ये तीसरा पॉइंट है R। ये 3 पॉइंट कोलिनियर है, क्यों, क्योंकि सभी एक लाइन पे है। अगर इन तीनों में से कोई भी जरा सा एक ऊपर या नीचे हुआ, जैसे P Q अपनी जगह पर है, ये R जरा सा भी अगर ऊपर खिसका, अपनी लाइन से जरा सा भी उसने हटने का प्रयास किया, तो देखिए तुरंत एक ट्रायंगल फॉर्म हो जाएगा। सपोज ये पॉइंट यहाँ पर हो गया, चाहे कितने छोटा से छोटा ट्रायंगल बने लेकिन वो बनेगा जरूर।
और अगर ट्रायंगल बनेगा तो उसका कोई ना कोई एरिया भी होगा, ये बात आपको अच्छे से पता है। अगर ट्रायंगल बना तो उसका एरिया तो होगा ही होगा। ये देखिए एरिया दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी क्या कहती है, एक रेखीय एक समतलीय होने की क्या कंडीशन होती है, मेरी बात समझिएगा ध्यान से। जब कभी भी तीन गिवन पॉइंट्स या जब कभी भी हमारे बिंदु दिए हो एक रेखा पर, तो उससे कभी भी एक त्रिभुज नहीं बनता। क्यों? क्योंकि जब आपको पता है कि अगर तीन बिंदु एक रेखा पर है, सीधी लाइन पर जा रहे हैं, स्ट्रेट लाइन पर है, तो उनको मिलाने पर कभी ट्रायंगल तो बनेगा ही नहीं, एक रेखा बनेगी, एक लाइन बनेगी। जैसे अगर कोई भी एक पॉइंट ऊपर नीचे हुआ जरा सा भी, सपोज ये पॉइंट आ रहा है, ये उठ के ऊपर चला गया या उठ के नीचे आ गया, जैसे ही ऊपर गया तो आपको पता है कि कोई ना कोई ट्रायंगल बनेगा और उसका एरिया होगा ही, चाहे वो कितना ही छोटे से छोटा हिस्सा क्यों ना। देखिए मैंने आर को जरा सा ऊपर किया, देखिए ट्रायंगल फॉर्म हो गया कि नहीं हो गया। इसीलिए आपके सामने लिखा है कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी ऑफ गिवन पॉइंट्स, एक समतलीय एक रेखीय संरेखीय, संरेखीय होने का प्रतिबंध है। हिंदी वाले ऐसे समझ लें इसको, एक रेखीय संरेखीय भी बोलते हैं। संरेखी का मतलब है इन अ गिवन स्ट्रेट लाइंस, एक ही रेखा पर है। तो मुद्दे की बात यह है कि संरेखी का क्या मतलब है। संरेखी का मतलब है कि अगर पी क्यू आर पॉइंट को लें और इनसे एक ट्रायंगल बनाएं, कभी कोई ट्रायंगल नहीं बनेगा, इसका मतलब ट्रायंगल का एरिया नहीं होगा, तो ट्रायंगल का एरिया 0 होगा। इट मीन्स आप ये कहेंगे कि इफ 3 गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर, देन अगर 3 गिवन पॉइंट्स कोलिनियर है तो क्या होगा, देन एरिया ऑफ ट्रायंगल जीरो। क्यों? क्योंकि जब कोई त्रिभुज बनेगा नहीं, ट्रायंगल बनेगा नहीं, तो उसका एरिया 0 होगा। ये बात आपको अच्छे से पता है, आपने पढ़ रखा है भी। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है 1/2, यहां पर हर जगह 1 1 होता है, ये x1 y1, ये x2 y2, ये x3 y3 और इक्वल्स टू में चलेगा 0। ये 1/2 0 के पास चला जाएगा तो पूरा खत्म हो जाएगा। फाइनली हमारे पास बचेगा 1 1 1 x1 y1, x2 y2, x3 y3, इस तरीके से, और ये इक्वल्स टू में 0। यही कंडीशन है जो आपके सामने आ गई। क्यों आ गई आपको एक्सप्लेन कर दिया गया। देख लीजिए, किसी कोई दिक्कत हो पूछ सकता है। ये 1/2 0 के पास चला जाएगा तो पूरा 0 हो जाएगा, केवल हमारे पास ये डिटर्मिनेंट बचेगी। और यहाँ पर वैल्यू रख लेंगे 1 1 1 कांस्टेंट है, ये अपनी जगह फिक्स होगा। x1 y1 क्वेश्चन में हमको पॉइंट्स दिए होंगे, सपोज कि ये आपके पास इसकी वैल्यू दी है आपको x1, y1। क्यों आपके पास पॉइंट है, इसकी वैल्यू है x2, y2, और r आपके पास पॉइंट है, इसकी वैल्यू है x3, y3। पॉइंट्स दिए, हमने इनको रख दिया, वेरीफाई करा दिया। अगर रखने पर 0 आ रहा है, इसको सॉल्व किया डिटरमिनेंट को, अगर 0 आ रहा है तो आप कह देंगे कि गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर, मतलब दिए गए बिंदु संरेखी है। अगर 0 नहीं आ रहा है तो आप कहेंगे 3 गिवन पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर, मतलब दिए गए बिंदु हमारे संरेखी नहीं। जल्दी देखिए फिर आगे बढ़ते हैं। किसी कोई डाउट हो पूछ लीजिए। चलिए इसके बाद डिटरमिनेंट की अगली एप्लीकेशन आती क्रैमर रूल। क्रैमर रूल का क्या यूज है, इसको भी समझ लीजिए जरा। क्रैमर्स लॉ समझिए, 4th पॉइंट है क्रैमर लॉ। क्रैमर का नियम किसके लिए बना है? क्रैमर का नियम समीकरणों के लिए बना है, इक्वेशंस के लिए बना है। जैसे हम लोग हमेशा 2 वेरिएबल्स की इक्वेशन लेते थे, x और y। जैसे छोटे में हम लोगों ने पढ़ा है सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ये मेथड हम लोगों ने पढ़ रखे हैं। अब हम लोगों को उसी के बाद एक अगला मेथड पढ़ना है जिसका नाम है क्रैमर्स रूल। जैसे सपोज आपके पास एक इक्वेशन दी है, ये आपके पास a1x प्लस a2y इज इक्वल्स टू c1, और यहां पर आपके पास लिखा हुआ है b1x plus b2y is equals to c2. That is our equation number first and this is equation number second. अब मेरी बात समझिए जरा, आपके पास जब a1x a2y equals to c1 है, b1x b2y c2 है, तो जब पहली बार आपने इसको देखा तो आपके दिमाग में वही क्लास 8th का तरीका तुरंत क्लिक किया।
कि हम इसमें b1 है तो ऊपर मल्टीप्लाई a1, ऐसे वाले मल्टीप्लीकेशन आपको सिखाए गए थे। सब्स्टिट्यूशन भी वहां पर सिखाया गया था, एक वैल्यू को हटाइए दूसरी वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए, x की वैल्यू पहले इक्वेशन से निकालिए दूसरे इक्वेशन में रख दीजिए, ये आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड होता था। एलिमिनेशन मेथड होता था, दोनों को काट कर दीजिए, जैसे a1 यहाँ पर है, देखिए x के साथ यहाँ लगा a1, जबकि यहाँ x के साथ लगा b1, तो इसका मल्टीप्लाई ऊपर इसका मल्टीप्लाई नीचे, ये अपना एलिमिनेशन मेथड होता था। फिर आता था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जिसे हिंदी में कहते हैं वज्र गुणनखंड विधि, x रखते थे, y रखते थे, a रखते थे, यहाँ पर नीचे कॉलम्स क्रिएट कर देते थे। ये तो 3 मेथड थे। आज हमको क्रैमल चौथा रूल बताएंगे, जिसका यूज हम लोग करेंगे डिटरमिनेंट के लिए। देखिए डिटरमिनेंट में फॉर्मूले याद रखिए। सबसे पहले आप डिटरमिनेंट सॉल्व करिए, यहां पर d dx dy का रोल होगा। d क्या है? डिटरमिनेंट। dx क्या है? x के लिए डिटरमिनेंट, x कोफिशिएंट के लिए। y क्या है? y कोफिशिएंट के लिए डिटरमिनेंट। और ये कैसे बनेगी जरा इसको ध्यान से समझिए। जब आप d को देखें, जब आप डिटरमिनेंट को बनाएंगे तो इस इधर वाले कॉलम को बिल्कुल छिपा लीजिए, इक्वल टू के उस तरफ वाली वैल्यू को बिल्कुल छिपा लीजिए। तो जैसे आप d को फॉर्म करेंगे आपको क्या दिखेगा? आपको एक डिटरमिनेंट दिख जाएगी। देखिए आपको एक डिटरमिनेंट कुछ ऐसे दिख जाएगी, a1 b1 a2 b2। देखिए डिटरमिनेंट, बहुत ध्यान समझिए। जब हम d को फॉर्म करेंगे तो ये वाले को छिपा लीजिए, जो इक्वल टू के उस तरफ वैल्यू दी जो कि कांस्टेंट है। इस वैल्यू को मैंने छिपा लिया तो आपको क्या दिखा? a1 b1 a2 b2, ये आपको कोफिशिएंट दिख रहे हैं, लिख लिया। फिर जब dx की वैल्यू आप लिखेंगे, जब dx को आप लिखेंगे तो इसको x वाले को छिपा लीजिए। देखिए जब x की वैल्यू लिख रहे हैं dx की, तो x वाले को बिल्कुल छिपा लिया हमने, और x की जगह आएगा कौन? इक्वल टू के उस तरफ वाला c1 c2 a2 b2, ऐसे। c1 c2। जिसको नहीं समझ आ रहा हो बिल्कुल पूछ सकता है निसंकोच, कैसे बन रहा है ये। और ये आता है क्वेश्चन, याद रखिए। dx को निकाल रहे हैं, बहुत सिंपली से अपने दिमाग को बिल्कुल रिलैक्स होकर चीजों को समझने का प्रयास करिए। जब आप x को निकालेंगे तो x को छिपा लीजिए, तो x को हमने छिपा लिया। क्या दिख रहा है हमको? हमको दिख रहा है a2 b2 c1 c2। y को मत देखिएगा क्योंकि इसकी तो वैल्यू निकालनी। तो जैसे आपने इसको छिपाया, आपको दिखा a2 b2 c1 c2, तो कैसे लिख दें? तो जिसको छिपाते हैं उसकी जगह कौन आता है? इक्वल टू के उस तरफ वाला कांस्टेंट वाला। देखिए किसको छिपाया था? x को छिपाया, देखो x की जगह आ गया कि नहीं, c1 c2 कांस्टेंट वाला, और y वाला तो a2 b2 ऐसा हो गया। फिर इसके बाद y के लिए काम करिए। जब आप y के लिए काम करेंगे तो y वाले को छिपा लीजिए, y वाले को छिपा लिया, क्या दिखेगा अब हमको? a1 b1, और y वाले की जगह कौन आ जाएगा? देखिए y वाले को छिपाया तो इसकी जगह कौन आ जाएगा? c1 c2। मेरी बात समझ में आ रही? किसी को कोई दिक्कत है तो अभी पूछ लीजिए निसंकोच, काफी इंपॉर्टेंट चीज है ये 2 ऑर्डर की डिटरमिनेंट है जिसका यूज हम लोग करते हैं। आपको दिख रहा है ये 2 ऑर्डर की डिटरमिनेंट है, 2 into 2, यहाँ पर भी 2 into 2, क्योंकि दो रो 2 कॉलम आपको दिख रहे हैं। इस तरीके से हम लोग करते हैं। फिर फॉर्मूला बनता है, x की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला बनता है dx अपॉन डी, y के लिए निकालने के लिए फॉर्मूला बनता है dy अपॉन डी। ये फॉर्मूला जरूर याद रखिए। ये जो आपके कॉलम्स दिख रहे हैं ना रेड कलर वाले, इनको जरूर आप ध्यान रखिए। ये वाली वैल्यू पहले d निकालना है, फिर dx निकालना है, फिर dy निकालना है, फिर हमको x निकालना है जो मेन टारगेट है, फिर y निकालना है, क्योंकि यही तो होता था। इन दोनों इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा अपने पास? x की वैल्यू, y की वैल्यू, वो चीज देखिए हम ऐसे निकाल लेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर मेन स्टेप्स होते हैं इसको सॉल्व करना, d निकालना, dx निकालना, dy निकालना, फिर उसके बाद यहाँ पर रख देना। dx की वैल्यू जो निकाल चुके होंगे वो रख देंगे, d भी निकाल चुके होंगे वो रख देंगे। इसी तरीके से y जब सॉल्व करेंगे तो dy की वैल्यू पीछे सॉल्व करके निकाल चुके होंगे, और d की वैल्यू भी पीछे सॉल्व करके निकाल चुके होंगे। देख लीजिए, किसी को कोई भी डाउट है जल्दी पूछे, फिर अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, सबको समझ आ गया? अभी हम लोगों ने क्रैमर रूल का यूज किया है 2 वेरिएबल के लिए। अब हम क्रैमर रूल का यूज करेंगे 3 वेरिएबल के लिए। देखिए जरा कैसे। 3 वेरिएबल का मतलब समझिए, अगर हमारे पास ऐसे लिखा है a1x
प्लस b1y प्लस c1z इक्वल्स टू d1। समझते जाइएगा। देखिए तीन वेरिएबल आ गए कि नहीं, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल्स टू d2। सेम एज इट इज a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल्स टू d3। तीन वेरिएबल हैं यहाँ पर। तीन वेरिएबल आपने पढ़ा होगा, जितने वेरिएबल उतनी इक्वेशन। x और y दो वेरिएबल थे तो वहां पर दो इक्वेशन थी। यहाँ पर देखिए x y z तीन वेरिएबल है तो हमारे पास तीन इक्वेशन है। ये सबसे बड़ी पहचान है क्वेश्चन सॉल्व करने की। अगर इन तीनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो हमको मिलेगा क्या, x की वैल्यू मिलेगी, y की वैल्यू मिलेगी, z की वैल्यू मिलेगी, जो हमारा टारगेट और इसी के लिए क्वेश्चन हम कर भी रहे हैं। अब आगे देखिए वेरिएबल क्या थे आपके, x y और z, यही तो है। कांस्टेंट क्या है, d। d कांस्टेंट का काम कर रहा है। रूल्स नहीं चेंज होने चाहिए, रूल्स वही रहेंगे सेम, याद रखिए। सबसे पहला काम होता है हमारा d को सॉल्व करना। d देखिए सबसे पहले d को सॉल्व करिए। d क्या है, अभी आपको बताया। जब हम d को निकालते हैं तो कांस्टेंट वाले को छिपा लेते हैं, क्योंकि जब x निकालेंगे तो x को छिपाएंगे, जब y निकालेंगे तो y को छिपाएंगे, जब z निकालेंगे तो z को छिपाएंगे। तो इसको कब छिपाएंगे, इसको तब छिपाएंगे जब हमें d निकालना होगा। सिंपल, इसको कहते हैं डिटरमिनेंट्स। देखिए सारी वैल्यू को एज इट इज पैक कर दीजिए, जो कांस्टेंट वाली है a1 a2 a3, a1 a2 a3 लाइन से, इसमें कोई छेड़खानी मत करिए। b1 b2 b3, फिर यहां पर आप लिख लीजिए c1 c2 एंड c3। ये हमारा हो गया d, और सॉल्व करना आपको अच्छे से आता है। फिर किसकी जरूरत पड़ेगी, dx की। dx को निकालिए। dx निकालने के लिए तरीका नहीं चेंज होना चाहिए। x को निकालना है तो x को छिपाइए तुरंत। देखिए मैंने x को छिपाया, x को छिपाया और x है पहले नंबर पर, तो जब x को छिपा लेंगे तो इसकी जगह आएगा कौन, हमेशा यही आता है कांस्टेंट वाला, पीछे बताया था टू ऑर्डर के लिए, d1 d2 d3। x की जगह इसको छिपा लिया तो बाकी वाली चीजों को लिख दीजिए, b1 b2 b3 c1 c2 c3। आज कॉन्सेप्ट जरूर तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि कल जब क्वेश्चन चलेंगे तो ये कॉन्सेप्ट आपको आएंगे तभी आप कर पाएंगे। dx के बाद होता है dy। dy के लिए क्या करें, dy के लिए फिर वही नियम, y को छिपा लीजिए, तो y को छिपाइए, y को छिपा लेंगे और ये छिपेगा कहां, बीच वाला हिस्सा। इसका मतलब किनारे वाला तो पहले एज इट इज आने वाला है, a1 a2 a3, और जिसको छिपाते हैं उसकी जगह आता कौन है, हमेशा कांस्टेंट वाला। ये याद रखिए, d1 d2 d3। ये छिपा था, ये तो छिपा नहीं था, तो ये भैया अपनी जगह आ जाएगा, c1 c2 c3। d निकाल लिया, dx निकाल लिया, dy निकाल लिया, अब हम dz भी निकाल लेंगे। देखिए dz कैसे निकालेंगे। dz के लिए रूल नहीं बदलने चाहिए बस। तो देखिए z वाले को छिपा लीजिए, अभी पहले ये वाला अपनी जगह लिख लो, क्योंकि ये तो छिपा नहीं था, a1 a2 a3। फिर b1 b2 b3, छिपा कौन था, z वाला, और z वाले में है क्या, d1 d2 d3। तो रखिए d1 d2 d3। देखिए d निकाल लिया, dx निकाल लिया, dy निकाल लिया, dz निकाल लिया। हमको x की वैल्यू चाहिए। फॉर्मूला, x की वैल्यू निकालना है तो x इक्वल टू dx अपॉन d, जो भी आया होगा सॉल्व करने पर। फिर y चाहिए तो y इक्वल्स टू dy अपॉन d, ऐसे। फिर हमको z चाहिए, z के लिए आपको पता है फॉर्मूला dz अपॉन d, ये y के लिए था। z के लिए आप कहेंगे dz अपॉन d, इस तरीके से। शायद किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, चीजें क्लियर हैं। तो अब हमको दो ऑर्डर का जब क्वेश्चन होगा तो भी वर्किंग आपको बता दी गई, जब तीन ऑर्डर का क्वेश्चन होगा तब भी आपको वर्किंग बता दी गई। इस तरीके से हम लोगों को क्वेश्चन पे काम करना होगा। देख लीजिए, किसी कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिए। ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू, ये z की वैल्यू। चलिए आप सभी को समझ आ गया है। कल से हम लोग डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन समझेंगे किस तरीके से। यहाँ पर अभी तो आपको कॉन्सेप्ट समझाए गए थे, कल हम लोग क्वेश्चन देखेंगे और देखेंगे कि क्या यही वाले रूल रख के क्वेश्चन को हम लोग फाइंड आउट कर पा रहे हैं, आंसर को निकाल पा रहे हैं कि नहीं निकाल पा रहे हैं। जो आज एप्लीकेशन थी उनका कल हम लोगों को यूज करना है। वी विल मीट टुमारो एट द सेम टाइम। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू ज्वाइन विद अस।